नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन आईएएस मुख्य परीक्षा की श्रृंखला के अंतर्गत हम जीएस प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज लेक्चर संख्या 2 है और इस लेक्चर में हम भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे गए थे। ये क्या कह रहा है भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्वों एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं। एक तो हमको बताना है मुख्य तत्व बताना है भारतीय संस्कृति के, और दूसरा हमको बताना है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो जो ये प्रश्न है आपका, यह हिमाचल प्रदेश पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न में आपका परिचय देंगे, उसके पश्चात हम बताएंगे भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व क्या हैं। इन तत्वों में हम बात करेंगे वेद की, कला की, पुरुषार्थ के आदर्श की और संस्कारों के प्रधानता की। फिर हम देंगे यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। हम बताएंगे यहाँ विविधता में एकता मिलती है, प्राचीनता, निरंतरता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता एवं बौद्धिकता में यहाँ समन्वय मिलता है। फिर हम अंत में निष्कर्ष देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ हम परिचय में देते हैं क्या, हम बताते हैं परिचय में कि जो भारतीय संस्कृति है वह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। यानी विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक क्या है, आपकी भारतीय संस्कृति है। इसमें अनेक तत्व और विशिष्ट विशेषताएं समाहित हैं। चूँकि अत्यधिक प्राचीन है, इस कारण से क्या है, इसमें अनेक तत्व मिलते हैं और विशिष्ट विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। यह संस्कृति आध्यात्मिकता और जीवन मूल्यों पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे आध्यात्म का जीवन से गहरा संबंध है। फिर चलते हैं हम भारतीय संस्कृति के मुख्य तत्व पर आते हैं परिचय के पश्चात। तो हम बताते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ की जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है, वेद है। यानी जो मुख्य तत्व है वो क्या है, यहाँ पे वेद है। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो वेद है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। तो वेद जो है 1500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले ही वेदों की रचना हो चुकी थी, जो कि अत्यधिक प्राचीन है। तो जो ये वेद है यही क्या है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार से हम भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेदों से आरंभ करते हैं। फिर हम बताएंगे कला के बारे में। तो यहाँ पे कला के सभी रूपों का व्यापक विकास देखने को मिलता है। कला के अंतर्गत गीत, संगीत, नृत्य, नाटक आदि यहाँ पर कला के विशिष्ट रूप पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में ही मिलता है। तो साम का अर्थ होता है गायन। तो संगीत का संबंध क्या है आपका, संगीत का संबंध 7 सुरों से था और ये 7 सुर आपके सामवेद में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गीत, संगीत, नृत्य, नाटक है, ये सब क्या है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। फिर हम बताएंगे जीवन में सौंदर्य और अभिव्यक्ति का समावेश जो होता है कला के द्वारा ही व्यक्त किया जाता था। फिर हम बताएंगे आगे तीसरा पॉइंट है आपका पुरुषार्थ का आदर्श। तो मानव जीवन का यहाँ पे 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रमुख हैं, जो जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन के 4 लक्ष्य जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। यानी हमारा जो जीवन है वो धर्म के लिए, यानी कि हम अपने कर्तव्य को निभाएं, आर्थिक रूप से सक्षम होकर परिवार की जिम्मेदारी को उठाएं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अंत में मोक्ष यानी कि शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। तो ये भारतीय जो जीवन है उसके 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारतीय मानव जीवन के 4 लक्ष्य यही आपके निर्धारित हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं संस्कारों की प्रधानता मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, भारत में संस्कारों का विशेष महत्व है, जो सामाजिक और नैतिक जीवन का आधार बनाते हैं। फिर चलते हैं हम जो है आपका बताएंगे कि विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो हम बताते हैं यहाँ पे कि भारत में क्या है, विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत में भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। भारत में अगर हम देखें
तो पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और समुद्र से लगे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं जो भौगोलिक रूप से अत्यधिक भिन्नता रखते हैं। भाषाई आधार पर भी भारत में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व की सबसे अधिक बोलियाँ भारत में ही बोली जाती हैं। धार्मिक भिन्नता भी यहाँ पे देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिर भी सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे हमें एकता मिलती है। इतनी विविधता होने के बाद भी भारतीय जो है वह एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से एकता को प्रदर्शित करता है। यह भारत की सबसे प्रमुख पहचान है। फिर हम चलते हैं प्राचीनता पर। तो हम प्राचीनता की बात करते हैं तो जो भारतीय संस्कृति है वह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में उसका स्थान है। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता और वेदों से प्राप्त होता है, क्योंकि वेदों की रचना क्या है 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है और इससे पूर्व जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। निरंतरता यानी कि जो हमारी संस्कृति सभ्यता है वह हजारों वर्षों से लगातार जो है अभी भी बनी हुई है। तो इसमें क्या है, निरंतरता का गुण विद्यमान है। तो हाँ, हजारों वर्षों से परंपराओं का प्रवाह हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन के बावजूद भी मूल तत्व कायम है। यानी सर इसमें क्या है, कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए हैं, परंतु क्या है जो मूल तत्व है आज भी वो कायम है। सहिष्णुता की बात करते हैं हम बताएंगे कि जो भारत में सभी धर्मों और विचारों का सम्मान किया जाता है। जो भारतीय संस्कृति है वह सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करती है। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान की गई है। सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करना और स्वीकार करना, यानी यहाँ पर हम सभी धर्मों के विचारों को और सभी धर्मों को सहन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उनका आदर और सम्मान करते हैं। फिर हम देखते हैं आध्यात्मिकता और भौतिकतावाद में समन्वय। तो हम देखते हैं यहाँ पे धर्म और जीवन का संतुलन स्थापित किया गया है। यानी कि जो धर्म है वो जीवन का आधार है और जीवन को संतुलित बनाता है। धार्मिक रूप से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के आश्रम की बात की गई है। यानी मानव जीवन में 4 प्रकार के आश्रम की बात की गई है, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये क्या है, यह जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का मेल है। यानी इतने समय तक हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और गृहस्थ का पालन करते हैं, तो इस समय हम क्या है भौतिक जीवन में लिप्त रहते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास जो आश्रम होता है यह हमारे आध्यात्मिक जो है जीवन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है भौतिक जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों का मेल देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं निष्कर्ष पर। हम बताएंगे निष्कर्ष में हम क्या बताएंगे कि भारतीय संस्कृति अपने तत्वों और विशेषताओं के कारण प्राचीन, निरंतर, सहिष्णु और समन्वयकारी बनी हुई है। यही गुण इसे विश्व में अद्वितीय बनाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 जो है यहाँ आपका पूरा होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करें और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे हमको विविधता के 4 सांस्कृतिक तत्व का वर्णन करना है और फिर हमको ये बताना है कि राष्ट्रीय पहचान में यानी कि देश के निर्माण में इन जो है तत्वों का क्या महत्व है, तो किस प्रकार से ये तत्व सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न है भारतीय समाज की विविधता को दिखाता है और राष्ट्रीय एकता के अंतर संबंधों पर आधारित प्रश्न है आपका ये। तो यहाँ पर जैसे पीछे के प्रश्न में था यानी कि जो प्रश्न संख्या 1 थी उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या बताएंगे कि सांस्कृतिक जो तत्व हैं आपके यानी जो 4 सांस्कृतिक तत्व हैं उनकी हम बात करेंगे। तो उसमें भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, परंपराएं, पहनावा और खान पान, त्यौहार आदि के बारे में बताएंगे। जबकि आपका जो राष्ट्रीय पहचान में अगर महत्व की बात करेगा तो सहिष्णुता, समन्वय, साझा विरासत, इस प्रकार से बात यहाँ पे की जाएगी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं क्या है आपका। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न के 2 भाग हैं। विविधता के 4 तत्व की बात कर रहा है। तो भारत की बहुआयामी पहचान को दर्शाने वाले सांस्कृतिक स्तंभों की पहचान करना, पहला हमको ये काम करना है। फिर हमको बताना है राष्ट्रीय पहचान में क्या महत्व है। तो यह विश्लेषण करना है कि यह विविधता देश को बांटने के बजाय एक साझा भारतीय पहचान यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाने में
हेल्प करती है आपकी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम परिचय देंगे, उसके बाद हम बताएंगे विविधता के 4 तत्व। तो 4 तत्वों में आपका भाषाई विविधता हम बताएंगे, धार्मिक विविधता के बारे में बताएंगे, परंपराएं, पहनावा व खान पान से संबंधित बात करेंगे और त्यौहार के संदर्भ में बताएंगे। फिर हम बताएंगे राष्ट्रीय पहचान में क्या महत्व है, तो सहिष्णुता और समन्वय, साझा विरासत, वैश्विक आदर्श, सांस्कृतिक अनुकूलन, ये आपका। फिर संवैधानिक दृष्टिकोण से देख लेंगे, अंत में निष्कर्ष देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो कह रहा है भारत की विविधता केवल एक भौगोलिक तथ्य नहीं है बल्कि इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यानी भारत क्या है, भौगोलिक आधार पर केवल एक देश नहीं है बल्कि क्या है, इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति क्या है, इसकी विविधता है। यानी कि भारत की जो विविधता है वही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अक्सर विविधता में एकता के सूत्र में पिरोया जाता है। यह एक ऐसा मोज़ेक या गुलदस्ता है, यानी यह एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ मिलकर एक सुंदर पहचान बनाते हैं। तो इस प्रकार से भारत एक ऐसा देश है जो हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग भाषा, धर्म, खान पान और वेशभूषा के लोग एक साथ रह के इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये था आपका परिचय। फिर चलते हैं भारत की विविधता के 4 प्रमुख सांस्कृतिक तत्व क्या है, इनकी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे भाषाई विविधता मिलती है। तो भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, ये हमको पता ही है। कहा जाता है भारत के संदर्भ में कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको वाणी जो है, यानी जो भाषाओं में अंतर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये मुहावरा जो है भारत यहाँ पे जो भाषाओं की गहराई को दर्शाता है। फिर चलते हैं आगे। भाषाई के बाद हम देखते हैं धार्मिक विविधता। तो धार्मिक विविधता में हम देखते हैं क्या कि विश्व के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का जो जन्म हुआ है कि जन्म स्थली भारत है। और अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि यहाँ पे क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से सब साथ में यहाँ पे रहते हैं। तो भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी सभी एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। फिर हम देखते हैं पहनावा और खान पान की बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि भौगोलिक भिन्नता के कारण, तो भौगोलिक भिन्नता के कारण उत्तर में यानी उत्तर भारत में गेहूं आधारित आहार यानी कि रोटी, सब्जी, दाल खाई जाती है, जबकि दक्षिण में आपको मछली, चावल तक की विविधता मिलती है। तो दक्षिण भारत में क्या मिलता है, आपको इडली सांभर मिलेगा। पश्चिम बंगाल साइड में चले जाएंगे तो आपको मछली, चावल मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से खान पान की यहाँ पे विविधता देखने को मिलती है। पहनावे में साड़ी, धोती से लेकर फेरन और मुंडू तक के आपको क्षेत्रीय रंग मिल जाएंगे। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर फेरन और मुंडू, पहनावे में साड़ी, सब आपको देखने को मिलती है। तो जो फेरन है आपका, ये कश्मीर की पोशाक है, जबकि मुंडू केरल का परिधान है। मुंडू जो होती है वो लुंगी होती है जो कमर के नीचे पहनी जाती है और उसको हम मुंडू कहते हैं। और फेरन जो होता है कश्मीर का एक परिधान है जो कि सर से जो आपका पूरा ढका होता है, एक लंबा सा, जिसको हम बोलते हैं चोगा टाइप का होता है। फिर चलते हैं त्यौहार पर। त्यौहार की बात करते हैं तो भारत में 3 प्रकार के त्योहारों का संगम, यानी 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पर। तो एक क्या होता है, राष्ट्रीय त्यौहार होता है, जैसे आपका आज़ादी है, यानी कि जो है आपका गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, ये सब क्या आपके राष्ट्रीय त्यौहार हैं। धार्मिक त्यौहार है आपका, इसके अंतर्गत दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है आदि आते हैं। जबकि क्षेत्रीय त्यौहार जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में मनाते हैं, जिसको हम फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं, जैसे कि पोंगल, बिहू, ओणम। तो इस प्रकार से त्योहारों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। फिर चलते हैं राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में इनका सापेक्षिक क्या महत्व, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सहिष्णुता और समन्वय विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व ने भारतीयों के भीतर सहिष्णुता का मूल्य विकसित किया है, यानी कि सहन करने का भाव विकसित किया है। अब भारतीय क्या है, मिलजुल करके एक साथ रह सकते हैं, जो लोकतंत्र की नींव है। फिर हम बात करते हैं साझा विरासत यानी कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं। तो भारत की जो पहचान है किसी एक धर्म या भाषा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों के मिश्रण से बनी है, यानी कि यहाँ पे अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। मेल्टिंग पॉट से कहा जाता है भारत को। फिर आपका वैश्विक आदर्श, जब दुनिया नस्ल और रंग के आधार पर बंट रही थी, भारत ने विविधता में एकता का सफल मॉडल
पेश किया है। यानी कि जो दुनिया है वो नस्ल और रंग के आधार पर मारपीट कर रही है, बटी हुई है, जबकि भारत क्या कर रहा है, भारत ये संदेश देता है कि भारत में जो है अनेक धर्म जातियों के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, जो कि भारत में विविधता की एकता को दर्शाता है। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक अनुकूलन जो है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो भारतीय राष्ट्रीय पहचान किसी थोपे गए विचार का परिणाम नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक अनुकूलन और संवाद का परिणाम है। यानी कि जो भारत है, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो लंबे समय से एक साथ एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें सांस्कृतिक एक दूसरे की संस्कृतियों के प्रति अनुकूलन हो गया है। और यही जो अनुकूलन हुआ है, ये ऐसा नहीं किसी ने थोप दिया ऐसा विचार है, बल्कि क्या है, यह लंबे समय से साथ में रहने का ही परिणाम है। फिर चलते हैं हम संवैधानिक दृष्टिकोण पर, तो हम देखते हैं जो भारतीय संविधान है वो भी जो है आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है और सबको एक साथ मिलाने की बात करता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो होता है, यह अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। तो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दृष्टि से अनुच्छेद 29 और 30 महत्वपूर्ण है, जो अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या निकलता है आपका? निष्कर्ष है, भारत में विविधता का अर्थ विभाजन नहीं है, बल्कि सह अस्तित्व है। यहाँ की भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं राष्ट्रीय पहचान को कमज़ोर करने के बजाय उसे और अधिक समृद्ध और सहिष्णु बनाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। मतलब कहने का यह है कि हमको ये बताना है कि जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीन काल से अब तक लेकर निरंतर बनी हुई है, जबकि अन्य देश की सभ्यताएं यानी मिस्र की, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताएं समय के साथ क्या हो गई हैं? नष्ट हो गई हैं। तो हमको इसी पे टिप्पणी करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उत्तर में आपको पहले ये समझा रहा है कि यह प्रश्न भारतीय संस्कृति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी के अनूठे गुण पर आधारित है। प्रश्न का मुख्य तर्क यह है कि जहाँ मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस जैसी महान सभ्यताएं समय के साथ लुप्त हो गईं या उनके मूल विचार स्वरूप पूरी तरह से बदल गए, जैसे कि वे केवल अब संग्रहालयों तक सीमित हैं, वहीं भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल मूल्यों, परंपराओं और विश्वासों के साथ जीवंत है। भारतीय संस्कृति ने बाहरी आक्रमणों और परिवर्तनों के बावजूद अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा है। यह इसका मूल तत्व है। प्रश्न का मुख्य तर्क यही है। तो यहाँ पे हम पहले परिचय देंगे, फिर हम मुख्य बिंदु के अंतर्गत सांस्कृतिक निरंतरता की बात करेंगे, प्रकृति पूजा और धार्मिक विश्वास की बात करेंगे, परंपराओं का परिरक्षण, अनुकूलन, क्षमता, अन्य सभ्यताओं से तुलना, इतने टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे परिचय में हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे जो भारतीय संस्कृति है विश्व की उन प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है जिसने हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव और विदेशी आक्रमणों के बावजूद अपनी मौलिकता को जीवित रखा है। यानी जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीन काल से अब तक लगातार अपने आप को जीवित रखे हुए है। जो उसका मूल स्वरूप है, जो उसके मूल तत्व हैं, वो आज भी जीवित हैं, जबकि जो अन्य संस्कृतियां हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। जहां रोम, यूनान और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं समय के साथ केवल इतिहास के पन्नों या संग्रहालयों तक सीमित रह गई हैं, वहीं भारतीय संस्कृति एक जीवंत प्रवाह की तरह आज भी सक्रिय है। यानी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से अभी तक लगातार अपने मूल तत्व को कायम किए हुए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य बिंदु की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सांस्कृतिक निरंतरता देखने को मिलती है। भारत दुनिया की उन दुर्लभ सभ्यताओं में से है जहाँ अतीत और वर्तमान के बीच कोई टुटाव नहीं है। अतीत मतलब जो बीत चुका है, यानी जो भूतकाल है और जो वर्तमान काल है, दोनों के बीच में यहाँ पे अभी टुटाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज भी पुराने नियम कानून हैं वो चलते चले आ रहे हैं। हजारों साल पहले के वैदिक मंत्र, रीति रिवाज और अनुष्ठान आज भी उसी श्रद्धा के साथ भारतीय जीवन का हिस्सा हैं। फिर चलते हैं हम दूसरा, प्रकृति पूजा और धार्मिक विश्वास की बात करते हैं। तो प्रकृति के प्रति सम्मान, तो भारत में क्या है? नदियों यानी गंगा, यमुना, वृक्षों विशेषता पीपल, बरगद, पशुओं
और सूर्य की पूजा का जो क्रम प्राचीन काल में शुरू हुआ था वह आज भी अटूट है। यानी आज भी लोग नदियों की, वृक्षों की, पशुओं की, सूर्य की पूजा करने का क्रम आज भी है और प्राचीन काल में भी था। धार्मिक ग्रंथ की बात करते हैं तो वेदों, उपनिषद, भगवद गीता के दर्शन आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। फिर हम चलेंगे परंपराओं के परिरक्षण पर बात करेंगे। तो जो परंपराएं हैं वो आज भी हमको देखने को मिलती हैं। यानी जो आपका परंपराएं हैं जैसे थी वैसे ही आज भी है। तो हवन और पूजा पद्धति, यज्ञ और पूजा की प्राचीन पद्धतियां आज भी भारतीय घरों और मंदिरों में अपरिवर्तित रूप में देखी जा सकती है। यानी कि जो प्राचीन काल में थी उसी प्रकार से आज भी लगातार चलती चली आ रही हैं। जीवन मूल्य की बात करते हैं तो संयम, धर्म, कर्म और परिवार जैसे सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्य आज भी भारतीय समाज की नींव है। तो भारतीय समाज में संयम जो है यानी कि सहन करना, धर्म, कर्म, परिवार जैसे सामाजिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्य समाज की नींव हैं। फिर हम बात करते हैं अनुकूलन क्षमता की। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति की विशेषता केवल पुरानी परंपराओं को ढोना नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि पुरानी परंपराओं को ही लेके चलना है, बल्कि समय के साथ स्वयं को परिमार्जित करना भी है। यानी स्वयं के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, रिफाइन कर लेती हैं। इसने बाहरी प्रभावों को स्वीकार किया लेकिन अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं खोया। यानी कि बाहरी चीज़ों को भी अपने अंदर समाहित करते चले गए लेकिन अपने मूल स्वरूप को नष्ट होने नहीं दिया। फिर चलते हैं आपका अन्य सभ्यताओं से तुलना करते हैं। तो हम देखते हैं मिस्र और जो मेसोपोटामिया हैं ये सभ्यताएं भौतिक रूप से बहुशाली थी लेकिन उनकी परंपराएं आज जीवित समाज का हिस्सा नहीं हैं। तो इस समय क्या है, आपको जो इनकी परंपराएं देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि भारतीय संस्कृति क्या है, यह प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत समन्वय है जो इसे अमर बनाता है। अंत में हम निष्कर्ष की ओर आएंगे। तो निष्कर्ष में हम बताएंगे कि जो भारतीय संस्कृति केवल इतिहास की वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है। निरंतरता, आत्मसात करने की शक्ति और अपने मूल मूल्यों के प्रति निष्ठा ही इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाती है। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारतीय संस्कृति हमें किन मूल्यों की शिक्षा देती है। तो यहाँ पे भी हमको मूल्य की बात करना है। भारतीय संस्कृति के मूल्य जैसे चरित्र निर्माण की शिक्षा देती है, सद्गुण, पारस्परिक सहयोग, तो मानवीय नैतिक मूल्य है, सह अस्तित्व, सहिष्णुता आदि की शिक्षा आपको देती है। तो यह प्रश्न भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य यानी एथिकल वैल्यूज़ और उसके दार्शनिक आधार पर केंद्रित है। तो यहाँ पे हम देंगे पहले आपका परिचय जो क्वेश्चन में, फिर हम देंगे मुख्य बिंदु क्या है आपके मानवीय और नैतिक मूल्य की बात करेंगे। यानी नैतिक मूल्य यहाँ पे है, सह अस्तित्व और सहिष्णुता की बात करेंगे, सामाजिक और पारिवारिक एकता की बात की जाएगी, और फिर चौथा जो है आपका कर्म और दर्शन का आधार। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले परिचय देखें क्या कह रहा है। तो यहाँ दे रहा है भारतीय संस्कृति केवल रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है बल्कि एक आदर्श जीवन पद्धति है। यानी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है, एक जीवन पद्धति है। प्राचीन काल से ही मानवीय मूल्यों और समग्रता को इसका आधार माना गया है। यानी मानवीय मूल्य ही जो है इसका समग्र आधार है। वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है, ऐसा इसमें कहा गया है। के उद्घोष के साथ यह संस्कृति व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता और प्रकृति के साथ एकात्मकता स्थापित करना सिखाती है। तो यानी यहाँ पे क्या है, हम प्रकृति का भी सम्मान करें और समस्त विश्व को एक परिवार की भांति समझकर चलें। तो यानी जो मानवीय मूल्य है और समग्रता है, यही क्या है, इसका विशेष आधार है। तो ये था आपका इसका परिचय। फिर चलेंगे हम मुख्य बिंदु पर। तो मुख्य बिंदु में पहला बिंदु क्या है आपका, मानवीय और नैतिक मूल्य की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो मानव के नैतिक मूल्य होते हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चरित्र निर्माण की बात करता है। तो भारतीय संस्कृति में मानव चरित्र को नैतिकता का पर्याय माना गया है। यानी जो मानव का चरित्र है वही क्या होता है, अगर अच्छा है तो अच्छे मानव की तुलना हम उससे करते हैं। नैतिकता मतलब होता है कि मूल्य मतलब अच्छा बुरा जो है, जिसको जानता है। तो सद्गुण की बात करते हैं। सत्यवादिता, दयालुता, निष्कपटता,
संतोष और सदाचार जैसे गुणों को व्यक्ति के व्यक्तित्व की कसौटी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में सत्यवादिता यानी वो सत्य बोलता है, दयालुता उसके अंदर है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, संतोष और सदाचार जैसे गुण है, तो वो आपका सद्गुणी व्यक्ति है, उसका चरित्र अच्छा है, ऐसा माना जाता है। पारस्परिक सहयोग, यह समाज में एक दूसरे की सहायता और माता पिता व गुरुजनों के प्रति सम्मान की शिक्षा देता है। यानी हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और समाज में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यह भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। भारतीय संस्कृति में पिता को देवता के तुल्य समझा गया है और इसी प्रकार से गुरु को भी देवता के समान जो है माना गया है। फिर देखते हैं यहाँ पे दूसरा जो है आपका सह अस्तित्व और सहिष्णुता, यानी सह अस्तित्व और सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का दूसरा नैतिक गुण है। तो इसमें क्या होता है, जियो और जीनो दो। तो ये दर्शन केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के प्रति अहिंसा और सम्मान का भाव दिखाता है। यानी कि जियो और जीनो दो का जो दर्शन है वह केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए ज़रूरी है। यानी कि अहिंसा ना करना और दूसरों पर जो है दया दृष्टि रखना, यही क्या है इसका मूल उद्देश्य है। फिर आपका है धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न मतों और विश्वासों के प्रति उदारता भारतीय संस्कृति को दुर्लभ गुण है। यानी जो भारतीय संस्कृति का जो दुर्लभ गुण है जो और संस्कृतियों में नहीं मिलता है वो क्या है, सभी धर्मों का, सभी मतों का, विश्वासों के प्रति उदारता आपका, जो इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाता है। फिर चलते हैं तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था आपका, सामाजिक और पारिवारिक एकता की बात करते हैं। तो भारतीय समाज में बुजुर्गों का आदर होता है। तो भारतीय पारिवारिक संरचना में बुजुर्गों को मार्गदर्शक और अनुभव का केंद्र माना जाता है। पारिवारिक सामंजस्य की बात करते हैं। संयुक्त परिवार और सामाजिक एकता के मूल्यों ने भारतीय समाज को कठिन समय में भी संगठित रखा है। यानी कि जो भारतीय समाज है वहाँ पे संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो क्या करती है, वह सामाजिक एकता के मूल्य को जो है प्रदर्शित करती है। और जब संयुक्त परिवार होता है तो सभी मिलजुल कर रहते हैं और कठिन समय में भी जो है जो भी मुसीबत होती है उसका मिलजुल कर सामना करते हैं। तो इस प्रकार से पारिवारिक सामंजस्य और बुजुर्गों का आदर ये भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। फिर हम चलते हैं कर्म और दर्शन के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका बताता है कि जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यानी कि हमें क्या है, हमें अपने काम करते रहने चाहिए, हमको नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम सोचे बिना आप कर्म को करते रहिए और ऐसा क्या है गीता में कहा गया है। तो फल की चिंता किए बिना कर्म करना ऐसा कहा गया है गीता में, भारतीय संस्कृति का मुख्य बिंदु है। फिर कह रहा है जीवन शैली के रूप में धर्म। तो यहाँ धर्म का अर्थ केवल उपासना पद्धति नहीं बल्कि कर्तव्य से है। यानी कि धर्म का मतलब धारण करना मतलब धर्म को का जो तात्पर्य है वो कर्तव्य से है। प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य को धारण करना चाहिए जिसमें सह अस्तित्व और विश्व कल्याण की भावना अंतर्निहित है। तो इस प्रकार से जीवन शैली के रूप में धर्म की बात यहाँ भारतीय संस्कृति करती है। निष्कर्ष में हम क्या बताएंगे, निष्कर्ष में हम बताएंगे जो भारतीय संस्कृति द्वारा दिए गए मूल तत्व जैसे सहिष्णुता, नैतिकता और वैश्विक बंधुत्व आज के संघर्षपूर्ण विश्व से पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो जो ये है आपके सभी क्या है, ये सभी आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। यह संस्कृति 100 से सर्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। यानी कि हम खुद को न देखकर सबको आगे लेकर चलें, तो ये इसकी प्रेरणा देती है। यही मानवीय मूल्य भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करते हैं और एक न्यायपूर्ण व शांतिपूर्ण वैश्विक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार से ये इसका निष्कर्ष था। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वसुधैव कुटुंबकम जो ये जो वाक्य है आपका उपनिषद से लिया गया है। सहिष्णुता जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों से लेकर आधुनिक संवैधानिक मूल्यों तक इसका प्रवाह देखा जा सकता है। यानी सोचिए अशोक के समय में जो शिलालेख है उसमें भी सहिष्णुता का जिक्र मिलता है और जो हमारा संविधान है उसमें भी धर्मनिरपेक्षता के रूप में सहिष्णुता की ही बात की गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं।
तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या चुनौतियां हैं हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने। यानी धर्मनिरपेक्षता कुल मिला के एक चुनौती है और उस चुनौती को हमको देखना है कि क्या क्या जो है समस्याएं आती हैं। तो यहाँ पे परिचय क्या है, आपको हम पहले परिचय देंगे, उसके बाद फिर चुनौतियों की बात करेंगे। तो शिक्षा प्रणाली में क्या चुनौती मिलती है, न्यायपालिका के निर्णय के थ्रू क्या चुनौती मिलती है, धार्मिक आयोजन और कानून व्यवस्था में क्या चुनौती है, समान नागरिक संहिता ये एक मुख्य चुनौती है। तो इस प्रकार से अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो कह रहा है परिचय में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताया गया है। तो राज्य का अपना कोई धर्म ना होना और जीवन के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पहलुओं से धर्म को पृथक रखना। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है जो सर्वधर्म समभाव की भावना पर आधारित है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के अर्थ को बताया गया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। जो राज्य होता है वह राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पहलुओं से धर्म को अलग रखता है। यानी कि वहाँ पे राजनीति में, आर्थिक क्रियाओं में और सामाजिक पहलुओं में धर्म का कोई महत्व नहीं होता है, वही धर्मनिरपेक्षता होती है। तो भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो सब धर्म समभाव की भावना पर आधारित, यानी सभी धर्म जो है समान है, ऐसी उसमें जो है कहा गया है। हालांकि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष ढांचे को लागू करते समय कई बार पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो समाज के सामने नई चुनौतियां पेश करती हैं। चुनौतियां क्या हैं ये देखते हैं, क्या चैलेंजेज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चल रहे हैं हम। यहाँ पे दे रहा है दूसरा पॉइंट में, कह रहा भारत में धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संघर्ष के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षा प्रणाली, तो अभी हम इसको यहाँ जो लिखना है इतना ही, फिर हम इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। शिक्षा प्रणाली में क्या कह रहा है, चुनौती क्या है, धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम से सांस्कृतिक इतिहास या धार्मिक सामग्री को हटाने या जोड़ने पर विवाद। तो ये चुनौती है कि क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए पाठ्यक्रम में, ठीक है, जिससे हमारी संस्कृति पर जो है नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और सभी साथ मिलजुल कर रह सकें। तो ये चुनौती है। इसका प्रभाव क्या होता है, इससे सांस्कृतिक विरासत के ज्ञान में कमी या सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का भय रहता है। यदि हम कुछ चीज़ों को इतिहास की जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, या तो फिर झगड़े होते हैं और नहीं जोड़ने पर हमको उसकी जानकारी नहीं होती, जो कि ज्ञान में कमी को दर्शाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं तो शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा है। तो तथ्यात्मक जो स्थिति क्या है कि भारत का संविधान शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष आधार पर रखने की बात करता है, यानी सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो उसमें, ऐसा है। तो भारत का संविधान क्या करता है, शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष आधार पर रखने की बात करता है। NCERT द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में इतिहास, संस्कृति और धर्म से जुड़े विषय शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें तटस्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो भी इतिहास है, संस्कृति है, धर्म से जो भी जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हें इस प्रकार से लिखा जाता है ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई जो है नकारात्मक भाव ना जाए। अक्सर विवाद इन कारणों से उठते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म को अधिक महत्व देना या कम करना। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म को अधिक महत्व देना या कम करना, तो ये आपका विवाद का कारण है, क्योंकि प्राचीन संस्कृति आपके धार्मिक जो है उसमें ज़्यादा महत्व रहा है। मुगल काल, औपनिवेशिक काल आदि की व्याख्या में परिवर्तन करना। उदाहरण, कई बार इतिहास पुस्तकों में संशोधन को लेकर राजनीतिक और वैचारिक विवाद होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विवाद जो है आपको शिक्षा में, पुस्तक में क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए, इसको लेकर भी विवाद होते रहते हैं, तो शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो चुनौती है वो धर्म बनाम शिक्षा नहीं, बल्कि संतुलित और निष्पक्ष प्रस्तुति की है। गलत संतुलन से या तो सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा होगी या सांस्कृतिक पक्षपात का खतरा पैदा होता है। फिर चलते हैं आपका नेक्स्ट जो है न्यायपालिका के निर्णय। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है न्यायपालिका द्वारा धर्म के अनिवार्य स्वरूप की व्याख्या करना। तो धर्म का अनिवार्य स्वरूप, धर्म का
कार्य क्या है ये न्यायपालिका जो है कभी कभी व्याख्या करती है उसका। जैसे उदाहरण क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद या सबरीमाला जैसे विषयों पर अदालती टिप्पणियाँ कई बार समुदायों के बीच सांस्कृतिक मान्यताओं और कानूनी व्याख्या के बीच टकराव पैदा करती है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा है जो न्यायपालिका के निर्णय हैं, हाँ, न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन यानी अनिवार्य आर्थिक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत पर आधारित है। तो अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत पर आधारित क्या है, न्यायपालिका के निर्णय जो होते हैं। यह तय किया जाता है कि कौन सी प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है और कौन सी नहीं है, यानी कि इसके द्वारा हम चेक करते हैं क्या धर्म के लिए अनिवार्य है और क्या नहीं है। जैसे प्रमुख उदाहरण क्या है आपका, सबरीमाला टेम्पल केस। तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है। यहाँ पर जो आपका दलित वर्ग की महिलाएं थीं उनके प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। तो महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक माना गया है यहाँ पर। तो दलित महिलाएं या महिलाओं के ही प्रवेश पर क्या यहाँ पे रोक लगाई गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद है, यहाँ पर माना गया है कि जो वहाँ पर मस्जिद है काशी विश्वनाथ मंदिर में, वो मस्जिद विवाद का केंद्र है चूँकि वो मंदिर का ही हिस्सा है। तो ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक दावों और वर्तमान कानूनी स्थिति के बीच संतुलन का मुद्दा यहाँ पे आपका आता है। स्पष्ट निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पे, स्पष्ट निष्कर्ष है आपका, न्यायपालिका का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों यानी समानता स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लेकिन इससे कई बार धार्मिक समुदायों को लगता है कि उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप हो रहा है। हम देखते हैं इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्राइन क्या है आपका। तो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत है। भारत में यह न्यायिक सिद्धांत है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 1954 में प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत किन धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्राप्त है। धर्म के अभिन्न अंग माने जाने वाली प्रथाएं अर्थात जिन्हें हटाने से धर्म में मौलिक परिवर्तन आ जाएगा संरक्षित हैं, जबकि गैर आवश्यक सामाजिक और या अंधविश्वासी प्रथाओं को राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिर आपको दे रहा है विनियमित प्रथाओं के उदाहरण, जैसे कि जो चेंजिंग की गई है, जैसे 3 तलाक आपका है, तत्काल 3 तलाक अमान्य हो गया है। प्रार्थना के लिए जो लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता था वो भी आपका अमान्य कर दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के बाद जो है आपका अनुच्छेद 25 और 28 में आपको मिलती है, जो कि मुख्य स्तंभ है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि हम चाहे किसी भी धर्म को माने या ना माने और उसके अलावा उसी अनुरूप आचरण कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जो भी धार्मिक मामले होते हैं उनका प्रबंधन का अधिकार जो अनुच्छेद 26 हमको प्रदान करता है। तो ये क्या है आपका सामूहिक अधिकार एक है। फिर चलते हैं आगे, जो है धार्मिक आयोजन और कानून व्यवस्था की बात करता है, तीसरा पॉइंट। तो यहाँ चुनौती क्या है, जैसे मुहर्रम है, गणेश उत्सव है या रामनवमी जैसे सार्वजनिक जुलूसों के दौरान मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। संकट क्या है, सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करना प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो इसको थोड़ा और देखते हैं व्याख्या में, धार्मिक आयोजन और कानून व्यवस्था की जो है। तो हम देखते हैं भारत में धार्मिक जुलूस जैसे मुहर्रम, गणेश उत्सव, रामनवमी सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होते हैं। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में मार्ग को लेकर विवाद होता है, लाउड स्पीकर, समय, प्रतीक आदि पर टकराव देखने को मिलता है। प्रशासन को धारा 144, पुलिस बल, रूट डायवर्जन जैसे उपाय करने पड़ते हैं, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समस्या धार्मिक प्रथाओं में नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थान और सामुदायिक संवेदनशीलता के प्रबंधन में है। छोटी घटनाएं भी बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल सकती हैं। फिर आपका नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी बोलते हैं इसको। चुनौती क्या है, व्यक्तिगत कानूनों जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और संविधान के अनुच्छेद 44 के बीच द्वंद्व हमेशा देखने को मिलता है। विवाद क्या है, विवाह, तलाक और विरासत जैसे मुद्दों पर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने के प्रस्ताव को कई समुदाय अपनी धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। तो समान नागरिक संहिता क्या है आपका, इसको देखते हैं। तो यह बता रहा है तथ्यात्मक स्थिति जो है, ये समान नागरिक जो संहिता होती है यह डीपीएसपी का भाग है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इसको लागू करे ताकि
जो है कानून सभी के लिए बराबर रूप से कार्य करे। तो संविधान का जो आर्टिकल 44 है वह राज्य को यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है। वर्तमान में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो इस प्रकार से हिंदू के कानून अलग हैं, मुस्लिम कानून अलग हैं, क्रिश्चियन जो मैरिज एक्ट है वो अलग है। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, अलग अलग हो, मतलब जो एक ही देश में एक ही कानून के अंतर्गत लेकिन अलग अलग इनकी व्यवस्था है। विवाद के कारण क्या है, तो समर्थक कहते हैं समानता और लैंगिक न्याय के लिए यह आवश्यक है कि जो है जो 44 है, आर्टिकल 44 है, इसको लागू किया जाए। विरोधी कहते हैं इससे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके पक्ष में और विपक्ष में आपको देखने को मिलता है। इसका जो उदाहरण है, यानी कि जो ये आपका आया है, ये कहाँ से आया था आपका, जैसे आपका है उदाहरण 44 आर्टिकल जो है उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो शाहबानो केस है आपका, तलाक के बाद भरण पोषण का एक मुद्दा था जिसने यूसीसी पर बहस को तेज किया था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। स्पष्ट निष्कर्ष का निकलता है, असली संघर्ष कानूनी समानता बनाम सांस्कृतिक विविधता के बीच है, यानी सांस्कृतिक विविधता भी बनी रहे और कानून सभी के लिए समान भी रहे। तो यही टकराव है इसके बीच में। यह एक संवेदनशील और दीर्घकालिक नीति निर्माण का विषय है, यानी संवेदनशील है और इसमें भी समय लगेगा इस चीज़ को करने में। तो यहाँ पे हम समग्र निष्कर्ष के रूप में क्या देखते हैं, हमने यहाँ समग्र निष्कर्ष के रूप में देखा भारत में धर्मनिरपेक्षता का मॉडल सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर आधारित है, ना कि पूर्ण अलगाव पर, सेपरेशन पर आधारित नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ मिलती है। अंत में हम निष्कर्ष पे आएंगे। जो प्रश्न का निष्कर्ष था, उत्तर जो था आपका वो ये होगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप पश्चिमी देशों की तरह पूर्ण अलगाव का नहीं है। तो पश्चिमी देश में क्या होता है, पूर्ण अलगाव होता है, किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है, बल्कि जबकि जो भारत है यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, भारत में क्या होता है, ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव यहाँ पर है। यद्यपि सांस्कृतिक प्रथाओं और धर्मनिरपेक्षता के बीच चुनौतियाँ विद्यमान हैं, लेकिन इसका समाधान संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर संवाद और आपसी समझ से ही संभव है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखते हुए भी एक आधुनिक, न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ता रहे। फिर यहाँ पे सुझाव दिए गए आपको, भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, ये सुझाव है आपको। तो भारतीय मॉडल सैद्धांतिक दूरी पर आधारित है, जहाँ राज्य सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख उत्तर को अधिक प्रभावी बनाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है आपसे, कह रहा है भारतीय विरासत स्थलों के संरक्षण के महत्व पर चर्चा करनी है हमको। यहाँ पर ये 2019 में पूछा गया था उड़ीसा पीसीएस एग्जाम में। तो यहाँ पे हम परिचय देंगे, यहाँ देंगे विरासत स्थलों के संरक्षण का महत्व बताएंगे। तो यहाँ पे हम जो है दूसरा क्या देखेंगे आपका, यहाँ हम दूसरा देखेंगे आपका कि विरासत स्थलों के संरक्षण का क्या महत्व है। तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं, यह आर्थिक और पर्यटन महत्व है, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का जरिया है आपका ये शिक्षा और नवाचार, और अंत में हम देंगे आपका क्या यहाँ पे कि जो निष्कर्ष है। तो परिचय शुरू करते हैं यहाँ पे। तो परिचय में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारतीय विरासत केवल पत्थरों और स्मारकों का समूह नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की संगीत, नृत्य, वास्तुकला, लोक कला और परंपराओं का जीवंत संग्रह है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक यह विरासत हमारी सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव को की आधारशिला रही है। इन स्थलों का संरक्षण केवल अतीत को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी जड़ों को सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से ये इसका परिचय रहता है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है विरासत स्थलों के संरक्षण के महत्व का हमको बताना है। तो यहाँ बताएंगे महत्व क्या है, जैसे प्रतीक चिन्ह। हाँ, तो ऐतिहासिक और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। तो जो हमारा प्रतीक चिन्ह है आपका, विरासत स्थल हमारे गौरवशाली अतीत के गवाह हैं। उदाहरण के लिए सारनाथ का अशोक स्तंभ न केवल एक प्राचीन कलाकृति है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और गौरव का प्रतीक भी है। निरंतरता की बात करते हैं तो ये स्थल हमें बताते हैं कि भारतीय सभ्यता किस प्रकार
प्राचीन समय की किस प्रकार समय की चुनौतियों के बावजूद अपनी मौलिकता को बचाए रखने में सफल रही है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिकता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं जो भी विरासत स्थल हैं। फिर हम देखते हैं आर्थिक और पर्यटन का क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि जो विरासत स्थल होते हैं यहाँ पर्यटन के प्रमुख केंद्र होते हैं। तो विरासत स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र होते हैं जिससे स्थानीय गाइडों, हस्तशिल्पियों और होटल उद्योग को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से ये रोजगार के माध्यम होते हैं जो भी ये स्थल होते हैं आपके। विदेशी मुद्रा, ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले विदेशी पर्यटक देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल देखने के लिए पर्यटक देश विदेश से आते हैं और फिर जो है इस प्रकार से जो फॉरेन करेंसी है वो भारत में आती है उसी। और हम क्या देखते हैं कि जो ताजमहल के आसपास है वहाँ मतलब जो पर्यटन केंद्र है आपका, वहाँ पर गाइड मिलेंगे आपको, वहाँ पे जो हस्तशिल्प है वो भी आगे बढ़ेगा, साथ ही साथ जो होटल उद्योग है वो भी आपका आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। तो सांस्कृतिक जुड़ाव जो होता है, विरासत हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और उनके नवाचारों से जोड़ती है। यानी हम जान पाते हैं, देख पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कितने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, जिससे समाज में टीम भावना और सांस्कृतिक गौरव पैदा होता है। विविधता का उत्सव, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले स्मारक जैसे दक्षिण के मंदिर, उत्तर के किले हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। नवाचार और शिक्षा सीखने का माध्यम है। जैसे मान लीजिए नवाचार और शिक्षा क्या है आपका कि हमें कुछ नए हमको शिक्षा मिलती है और नई से नई चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो ये स्थल प्राचीन प्राचीन विज्ञान, इंजीनियरिंग और वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है जो आधुनिक शोधकर्ता और छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो जो प्राचीन काल के जो किले बने हुए हैं उनको देखकर हम उस समय की जो इंजीनियरिंग है, विज्ञान है, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय जो है किस प्रकार से किस प्रकार से उस समय के लोग किस प्रकार से सोचते थे। तो ये वास्तुकला का क्या है, वास्तुकला है, इंजीनियरिंग है और विज्ञान का समन्वय हमको वहाँ देखने को मिलता है। फिर चलते हैं यहाँ पे निष्कर्ष पर। तो हम क्या देखते हैं निष्कर्ष में, भारतीय विरासत का संरक्षण एक साझा जिम्मेदारी है, यानी सभी की जिम्मेदारी है। यह केवल सरकार का कार्य नहीं है बल्कि नागरिक स्तर पर भी टीम भावना के साथ काम किया जाने चाहिए। यदि हम अपनी विरासत की रक्षा करते हैं तो हमें अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। यानी यदि हम अपने विरासत की रक्षा करते हैं तो हम अपनी पहचान की रक्षा करते हैं। यह संरक्षण ही सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां अपने समृद्ध अतीत पर गर्व कर सकें और उसकी प्रेरणा लेकर नवाचार के पथ पर आगे अग्रसर हों। परीक्षा हेतु क्या सुझाव दे रहा है आपको, यहाँ पे कुछ सुझाव दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत यदि प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, यह प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वह अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। यूनेस्को, भारत में कई विश्व धरोहर स्थल हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। इनके संरक्षण से भारत की सॉफ्ट पावर विश्व स्तर पर मजबूत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्या है आपका, ये IAS मेंस 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र सभी जगह लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, यानी कि छोटे छोटे समूह जो अलग अलग संस्कृतियों के होते हैं दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न जो है, यह प्रश्न भारतीय समाज की बहुआयामी प्रकृति और लघु भारत की संकल्पना पर आधारित है। यह विविधता में एकता और शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव जैसे विषयों को जोड़ता है। तो ये प्रश्न की थीम थी। तो यहाँ पे हम देंगे परिचय, बताएंगे पहले, फिर हम बताएंगे लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र क्या क्या हैं आपके, जैसे महानगरीय और शहरी केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय, धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन, सामाजिक त्यौहार और सामूहिक उत्सव। तो और अंत में निष्कर्ष देंगे। तो आइए चलते हैं परिचय पर। तो परिचय में क्या कह रहा है, कह रहा है परिचय में, भारत अपनी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक व्यापकता के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है। तो भारत क्या है, भारत अत्यधिक विशाल है, उसकी भौगोलिक सीमाएं और सांस्कृतिक जो व्यापकता है उसके कारण क्या है, इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। लघु भारत
का अर्थ उन छोटे छोटे भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्रों से है जहां देश के विभिन्न हिस्सों की भाषाएं, धर्म, खान पान और परंपराएं एक साथ मिलकर एक समेकित संस्कृति का निर्माण करती हैं। आज के समय में प्रवासन और वैश्वीकरण के कारण भारत के लगभग हर हिस्से में ऐसे सांस्कृतिक पॉकेट्स देखे जा सकते हैं जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको और स्पष्ट करते हैं कि जो परिचय था, अब आते हैं क्या परिचय के बाद, कि जो लघु भारत के अस्तित्व को निम्नलिखित उदाहरणों और क्षेत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। तो महानगरीय और शहरी केंद्र, तो यहाँ क्या होता है, जो महानगरीय और शहरी केंद्र होते हैं यह विविधता के संगम होता है, क्योंकि दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई और जैसे कोलकाता जो शहर हैं, इन शहरों को मैं लघु भारत के सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन शहरों में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आकर बसते हैं एक ही स्थान पर, और उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति, उनका खान पान सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि हर शहर से लोग आके बसते हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको सर्वत्र लघु भारत के दर्शन होते रहेंगे। यहाँ आजीविका की तलाश में आए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के लोग एक साथ रहते हैं। सांस्कृतिक मेल झोल देखने को मिलेगा आपको। किसी एक अपार्टमेंट या कॉलोनी में ओणम, पोंगल, दुर्गा पूजा और दिवाली का एक साथ मनाया जाने वाला आपका सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करता है। फिर हम देखते हैं दूसरा जो है आपका शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो लघु भारत का जो दृश्य है आपको जेएनयू में मिल जाएगा, डीयू में मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, हर राज्य से छात्र आते हैं जिनकी संस्कृति, वेशभूषा सब कुछ अलग अलग देखने को मिलती है। बौद्धिक समन्वय, यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के छात्र एक ही छत के नीचे रहते हैं और परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो राष्ट्र की साझा पहचान को दर्शाता है। धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन, तो कुंभ मेला जैसे प्रयागराज में होता है, यह विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र बन जाता है, जहां भारत के हर कोने से श्रद्धालु अपनी क्षेत्रीय पहचान लेकर आते हैं और भारतीयता के धागे में बंध जाते हैं। फिर आपका गणतंत्र दिवस समारोह है, दिल्ली का राजपथ, कर्तव्य पथ जिसे कहते हैं, एक ही दिन में पूरे भारत की झांकियों के माध्यम से लघु भारत के दर्शन कराता है। उसके बाद हम आते हैं सामाजिक और सामूहिक उत्सव पर। तो यहाँ हम देखते हैं सार्वभौमिक त्यौहार, होली, दीपावली या ईद जैसे त्यौहार अब क्षेत्रीय सीमाओं को लांघ चुके हैं। जब किसी महानगर में सामूहिक रूप से त्यौहार मनाए जाते हैं तो वह स्थान विशेष लघु भारत में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सार्वभौमिक त्यौहार की बात कर रहा है कि अब क्या है, होली, दीपावली और ईद जैसे त्यौहार आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे और सभी इसको मिलजुल कर मनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सब जगह क्या है, आपको लघु भारत के दर्शन होते रहते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है आपका, निष्कर्ष है आपका, भारत किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और सामूहिक चेतना में बसता है। जैसा कि कहा जाता है भारत गाँव में बसता है, लेकिन आज एक छोटा गांव या एक आधुनिक शहरी अपार्टमेंट भी अपने आप में लघु भारत का परिदृश्य प्रदान करने में सक्षम है। यह सांस्कृतिक अंतःक्रिया ही है हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान करती है। यह सांस्कृतिक अंतर्क्रिया ही हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान करती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सिद्ध करती है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रवासन की बात कर सकते हैं कि कह सकते हैं माइग्रेशन जो है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन ने लघु भारत की अवधारणा को भौतिक स्वरूप दिया है। संवैधानिक दर्शन की बात करेंगे, यह संकल्पना संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व के विचार को धरातल पर उतारती है। इस प्रकार से इस चीज़ को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अमूर्त और मूर्त क्या होता है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल किए जाने के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है हमको। ये जम्मू कश्मीर पीसीए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। तो पहले हम परिचय देंगे, फिर हम बताएंगे मुख्य अंतर और मुख्य बिंदु जो है आपका। मुख्य बिंदु में हम बताएंगे अमूर्त विरासत का अर्थ क्या होता है और विस्तार कैसे है आपका। कोलकाता की दुर्गा पूजा का एक विशिष्ट उदाहरण है, इसको हम बात करेंगे। भारत की अन्य
अन्य प्रमुख अमूर्त विरासतों की सूची को देखेंगे और अंत में निष्कर्ष पर आएंगे। आइए आरंभ करते हैं परिचय से। कह रहा है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का तात्पर्य उन प्रथाओं, अभिव्यक्तियों, ज्ञान और कौशलों से है जिन्हें समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या आता है, जो प्रथाएं होती हैं, अभिव्यक्तियां होती हैं, ज्ञान है, कौशल है, ये सभी किस में आते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो है किसी न किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होते हैं। इसमें मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक रीति रिवाज, पारंपरिक शिल्प कौशल शामिल है। यूनेस्को द्वारा इन विरासतों को मान्यता देना न केवल उनके संरक्षण को सुनिश्चित करता है बल्कि वैश्विक मंच पर उस देश की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान भी बढ़ाता है। आइए देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है। तो अमूर्त विरासत का अर्थ और विस्तार देखते हैं। तो क्या इसका अर्थ होता है और विस्तार। तो यह विरासत मूर्त जैसे स्मारक नहीं होती। हाँ, तो जैसे मूर्त होती है तो मूर्त में क्या होता है, जैसे स्मारक होता है, मूर्त होता है जिसको हम देख सकते हैं, बल्कि समुदायों के जीवंत ज्ञान और कौशल में निहित होती है। तो जो अमूर्त होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि जो मूर्त होता है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो अमूर्त में जैसे कोई सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, आपका ये आता है, जबकि मूर्त में आपका कला, संगीत चीज़ें, ये सब चीज़ें अमूर्त में आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अमूर्त के अंतर्गत समुदायों के जीवंत ज्ञान और कौशल में निहित होती हैं। इसमें क्या क्या आता है अमूर्त में, त्यौहार, अनुष्ठान, संगीत, नृत्य और पारंपरिक उपकरण या कलाकृतियाँ भी शामिल होती हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा एक विशिष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपसे, कह रहा है 14वीं शताब्दी में बात कर रहा है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को भारत की 14वीं अमूर्त, ठीक है, यानी 14वीं विरासत है, ये 14वीं विरासत है। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को भारत की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। धर्म और कला का संगम, यह केवल एक धार्मिक त्यौहार नहीं है बल्कि सार्वजनिक कला और प्रदर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह समावेशिता का प्रतीक है जहां विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। भारत की अन्य अमूर्त विरासतों की सूची की बात करते हैं। तो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का अंदाज़ा यूनेस्को की इस सूची से लगाया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं आपका जैसे वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, केरल का कुट्टियात्तम यानी संस्कृत थिएटर है आपका, और मुदियट्टू जो है आपका, ये नृत्य है केरल का। फिर आपका लद्दाख का बौद्ध जप, छऊ नृत्य आपका राजस्थान का है, कुंभ मेला है जो प्रयागराज में लगता है और भी जगह लगता है आपका, योग, नवरोज और ठठे पंजाब के ठठेरों की बर्तन बनाने की कला, ये सभी क्या है आपका, ये सभी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, कोलकाता की दुर्गा पूजा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना भारतीय संस्कृति की जीवंतता और उसकी सॉफ्ट पावर का प्रमाण है। अमूर्त विरासतों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और समाज को निरंतरता का बोध कराती है। यूनेस्को की यह पहल इन लुप्त प्राय परंपराओं को आधुनिक समय में जीवित रखने और वैश्विक पर्यटन व सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होती है। फिर हम ये देखते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, हम कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा संधि 2003 का उद्देश्य इन परंपराओं का दस्तावेजीकरण और सुरक्षा करना है। हालिया अपडेट क्या है, वर्ष 2023 में गुजरात के गरबा नृत्य को इस सूची में शामिल किया गया जो भारत की 15वीं अमूर्त विरासत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है, यानी अंदर तक किस सीमा तक प्रभावित किया है वैश्वीकरण ने भारत को। तो यह प्रश्न वैश्वीकरण का भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले परिचय देंगे।
पहले यहाँ परिचय चलेगा आपका, फिर वैश्वीकरण के प्रभाव देखते हैं तो धार्मिकता पर प्रभाव पड़ा है, जातिगत विविधता पर प्रभाव पड़ा है और भाषाई विविधता पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। और अंत में हम निष्कर्ष पर आएंगे। तो आते हैं परिचय पर। तो हम बताते हैं वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़कर विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल दिया है। यानी ग्लोबल विलेज की बात करता है, यानी पूरा देश, पूरा वर्ल्ड क्या है, एक ही हो जाए और एक विलेज के समान हो जाए। तो ऐसी परिकल्पना की गई है। तो भौगोलिक सीमाओं को पीछे छोड़कर विश्व का एक वैश्विक ग्राम में बदल जाना ही क्या है, आपका वैश्वीकरण है। भारत जैसी प्राचीन और बहुविविधता वाली संस्कृति के लिए वैश्वीकरण एक दो धारी तलवार की तरह रहा है। इसने जहां एक और भारतीय समाज में आधुनिकता, तार्किकता और वैश्विक जुड़ाव को पैदा किया, वहीं दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक भाषाएं, हमारी पारंपरिक भाषाई, धार्मिक और जाति विविधता के आंतरिक कोर को के सामने कई चुनौतियां और अवसर भी पेश किए हैं। तो इस प्रकार से इसने क्या किया है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव इम्पैक्ट भी इसके पड़े हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो वैश्वीकरण के प्रभावों को निम्नलिखित 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है आपका, धार्मिक विविधता पर प्रभाव। तो इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, वैश्विक संचार के कारण अंधविश्वासों में कमी आई है और धर्मों के बीच संवाद बढ़ा है। तो ये तो सकारात्मक है। इसने 3 तलाक और दहेज जैसी कुरीतियों के विरुद्ध वैश्विक चेतना जगाने में सहायता की है। फिर आपका है नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है, वैश्वीकरण के कारण कट्टरपंथ और आतंकवाद का भी प्रसार हुआ है, जिसने मानवीय विनाश के हथियारों तक पहुंच आसान हुई है। तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव है। जहां आपका धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास में कमी आई है, वहीं क्या है, आतंकवाद, धार्मिक रूप से आतंकवाद, कट्टरपंथ, इसमें भी वृद्धि होती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को यहाँ पे मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा, जातिगत विविधता पर प्रभाव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जातिगत विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सकारात्मक की बात करता है, वैश्विक कार्य संस्कृति के कारण जातियों के बीच खान पान के सख्त नियमों में शिथिलता आई है। निम्न वर्ग के लिए नए आर्थिक अवसर खुले हैं, जिससे उनका सामाजिक उत्थान हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि जो वैश्विक कार्य संस्कृति है, यानी कारपोरेट कल्चर है, जिसमें एक कंपनी में यदि एक कंपनी में सभी प्रकार के कर्मचारी रहते हैं, वो चाहे किसी भी जाति का और धर्म का हो, सब एक साथ मिल के बैठते हैं और सभी खाना खाते हैं साथ में बैठ के। ऐसा नहीं है कि जो नीची जाति का है वो खाना नहीं खाएगा बैठ के साथ में। तो इस प्रकार से जो खान पान के नियम हैं उनमें हमको बदलाव देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, सकारात्मक बदलाव ही है। उसके अलावा जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए नए आर्थिक अवसर भी खुले हैं, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे जो है छुआछूत और ये जो है ऊंच नीच जो है ये कम हो रही है। उसका कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक उत्थान हुआ है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसके कारण नए प्रकार के जाति तनाव उत्पन्न हुए, जैसे आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग में असंतोष बनाम दलित वर्ग की आहत मानसिकता। तो इस प्रकार से आरक्षण जो है ये नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, जबकि सकारात्मक प्रभाव में आपको देखने को मिलते हैं। फिर चलते हैं हम भाषाई विविधता पर प्रभाव देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव क्या, अंग्रेजी एक वैश्विक संपर्क भाषा बन गई है। यानी कि क्या है, वैश्विक संपर्क भाषा है, लिंक लैंग्वेज है आपकी, जिसने भारत को सॉफ्टवेयर, आईटी और अंतरिक्ष सेवाओं में दुनिया का नेतृत्व करने के योग्य बनाया है। नकारात्मक क्या है, क्षेत्रीय भाषा और बोलियों जैसे कि 4 कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि युवा पीढ़ी अंग्रेजी की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। फिर हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है आपका। तो निष्कर्ष यहाँ निकलता है, वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति के आंतरिक कोर को गहराई से प्रभावित किया है, लेकिन यह प्रभाव केवल विनाशकारी नहीं बल्कि रूपांतरणकारी रहा है। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता की विशेषता ने इसे पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति में विलीन होने से बचाया है। आज भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी योग, आध्यात्म, तकनीकी कौशल के माध्यम से, यानी सॉफ्ट पावर क्या है, योग, अध्यात्म और तकनीकी कौशल के माध्यम से वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। चुनौती इस बात की है कि हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी भाषाई और सांस्कृतिक मौलिकता को कैसे सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे परीक्षा के लिए कुछ और चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन जो है आपका। तो यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन की जगह क्या है आपका, ये है आपका ग्लोकलाइजेशन, यानी ग्लोबल
प्लस सिविलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन मतलब ग्लोबल प्लस सिविलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन। तो यह सब दर्शाता है कि कैसे भारत ने वैश्विक उत्पादों को अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार ढाल लिया, जैसे मैकडोनाल्ड का मैक आलू टिक्की बर्गर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ ग्लोबलाइजेशन प्लस सिविलाइजेशन यानी कि वैश्विकरण के द्वारा अपनी सभ्यता में उसको ढाल लेना, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। फिर हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। वैश्वीकरण के इस दौर में डिजिटल क्रांति ने क्षेत्रीय कलाओं को वैश्विक मंच प्रदान किया है, यानी कि अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जो है अपनी क्षेत्रीय कलाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं यूट्यूब के जरिए, और समस्त विश्व में उसको फैला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए नवीनतम स्मारक का वर्णन करते हुए विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की चर्चा की थी, जिसमें कोलकाता की दुर्गा पूजा की बात हुई थी। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा की बात की गई थी आपकी इससे पहले के 8वें क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा है। तो मूर्त में कौन कौन सी धरोहर शामिल की गई हमको ये बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में ही जम्मू कश्मीर पीसीएस में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी क्वेश्चन पूछा गया था। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। तो यह प्रश्न यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के नवीनतम सहयोग और सांस्कृतिक स्थलों के वैश्वीकरण महत्व पर आधारित है। यहाँ देखते हैं परिचय। फिर यूनेस्को सूची में शामिल किए गए नवीनतम स्मारक में आपका शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, चराई देव मोईडाम असम का, और फिर हम देखेंगे इसके चयन के मानक क्या है। अंत में निष्कर्ष देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले आपका परिचय क्या है। तो यूनेस्को यानी कि हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और संचार के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को अपनी विश्व धरोहर सूची के माध्यम से ऐसे स्थलों की पहचान और संरक्षण करता है जिनका मानवता के लिए असाधारण मूल्य होता है। भारत अपनी समृद्ध विरासत के कारण इस सूची में एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसमें अब तक 40 से अधिक स्थल, लगभग 43 शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत के निम्नलिखित 2 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1901 में हुई थी। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1901 में की गई थी। प्राचीनता की बात करते हैं तो यह प्राचीन भारतीय परंपराओं और मानवता की एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र है। तो ये क्या है, आपका कला केंद्र है और विद्यालय है, जहाँ पर जो है आपको आपकी जो प्राचीन परंपराएं और मानवता की एकता के दर्शन होते हैं। महत्व क्या है, इसे 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवतावाद का प्रतीक है, यानी यहाँ सभी धर्मों के, सभी संस्कृतियों के लोग आपस में मिलजुल कर कला का विकास करते हैं। फिर चलते हैं, दूसरा जो है आपका जो शामिल किया गया है वो क्या है, चराई देव मोईडाम असम। तो पहचान के रूप में हम देखते हैं यह असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। तो असम का पिरामिड किसे बोलते हैं, चराई देव मोईडाम को कहते हैं। यह अहोम राजवंश के सदस्यों के दफन स्थल हैं। विशेषता क्या है, इसका निर्माण 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यह अहोमों की विशिष्ट वास्तुकला और उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है। तो सांस्कृतिक रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है। महत्व क्या है, यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना और उत्तर पूर्व भारत की यानी नॉर्थ ईस्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। अब हम देखते हैं चयन के मानक क्या होते हैं। तो स्थल में अद्वितीय वास्तुकला या इंजीनियरिंग का नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए, यानी कि जो भी स्थल है वो वास्तुकला की दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से क्या हो, वो अद्भुत होना चाहिए। वह स्थल किसी सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता का असाधारण प्रमाण होना चाहिए। तो ये इसमें चयन के मानक होते हैं। हम चलते हैं फिर निष्कर्ष पर। तो हम बताएंगे निष्कर्ष में कि शांति निकेतन और चराइन देव मोईडाम जैसे स्थलों का यूनेस्को की सूची में शामिल होना भारत की सांस्कृतिक कूटनीति
की एक बड़ी सफलता है। ये स्थल न केवल पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाते हैं। इन विरासतों का संरक्षण हमारे अतीत के गौरव को संजोए रखने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अनिवार्य है। फिर हम चलते हैं परीक्षा के लिए कुछ इसमें और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन स्थलों के नामांकन और संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। यानी कि जो ASI होता है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है, यह जो भी ऐसे स्थल होते हैं उनका नामकरण करता है और उसको बाद में संरक्षण के लिए जिम्मेदार भी होता है और इसके लिए वो नामांकन भी करता है। होयसल मंदिर, कर्नाटक के होयसल पवित्र मंदिर समूह जो है आपके को भी 2023 में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो मंदिर जो है आपका कर्नाटक का होयसल जो मंदिर है, इसको भी शामिल किया गया था। है कहाँ ये, इस मंदिर में बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुरा के जो मंदिर हैं शामिल हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 11 पर। ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्या क्वेश्चन 11 का क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 2021 में UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यह प्रश्न भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक और तकनीकी पक्षों पर आधारित है। यहाँ हम परिचय देंगे, फिर हम बताएंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष क्या हैं। तो यहाँ पे हम खगोल विज्ञान, गणितीय योगदान, चिकित्सा और आयुर्विज्ञान, धातु और रसायन विज्ञान, भूगोल और नौवहन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। तो यहाँ पे दे रहा है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्राचीन मनीषियों की वैज्ञानिक जिज्ञासा और तकनीकी दक्षता का भी प्रमाण है। यानी ये बता रहा है जो भारतीय संस्कृति है वह केवल दर्शन और आध्यात्म, केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। प्राचीन समय में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा, धातु विज्ञान जैसे क्षेत्रों में हुए नवाचारों ने न केवल भारतीय समाज को उन्नत बनाया, बल्कि अरबों और यूरोपियों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि जो प्राचीन काल से ही भारत जो है खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धातु विज्ञान में जो है अद्वितीय रहा है, और जो इसके नवाचार रहे, जो इसका इनोवेशन रहे, वह इनोवेशन जो है अरबों द्वारा और यूरोपियों द्वारा पूरी दुनिया में फैलाया गया है। यह विरासत भारत की तर्कसंगत और प्रयोगधर्मी सोच की परिचायक है। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे आते हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष। तो आते हैं पहला खगोल विज्ञान पर। तो एस्ट्रोनॉमी जो है हम देखते हैं, आर्यभट्ट और बारहमिहिर दो लोग हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आर्यभट्ट, इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक वैज्ञानिक कारणों का पता लगाया और बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को बताने वाले आर्यभट्ट थे, और इन्होंने भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने ही स्थान पर अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी बताया था इन्होंने। बारहमिहिर जो है, इन्होंने प्रतिपादित किया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार से बहुत पहले ही जो है अनुमान के आधार पर भारतीय खगोल विज्ञान में जो है ये बताया जा चुका था। फिर देखते हैं यहाँ पे हम गणितीय योगदान की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंक प्रणाली और शून्य का जो आविष्कार है वो भारत में ही देखने को मिलता है। तो भारत ने दुनिया को दशमलव पद्धति और शून्य का उपहार दिया। अरबों ने इसे भारत से सीखा और हिंदसा नाम दिया। तो अरबों ने इसे भारत से सीखा और हिंदसा नाम दिया। ज्यामिति और त्रिकोणमिति की बात करें तो शुल्ब सूत्र जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, में ज्यामिति के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम बनाए, जिससे त्रिकोणमिति को आधार तैयार हुआ। तो त्रिकोणमिति का आधार भी आपके आर्यभट्ट ने ही तैयार किया था, जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के नियम बनाए थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे चिकित्सा और आयुर्विज्ञान की बात करते हैं। तो चरक और सुश्रुत की बात की जाती है। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है।
चरक संहिता उन्होंने लिखी थी, तो इसलिए इनको चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वहीं सुश्रुत ने ईसा की दूसरी सदी में, यानी ईसा मसीह के जो ईसा की दूसरी सदी में मोतियाबिंद और पथरी जैसे जटिल शल्य चिकित्सा का ज्ञान दुनिया को दिया। तो ईसा पूर्व जो है आपकी ईसा की दूसरी सदी में ही जो है इन्होंने बता दिया था कि मोतियाबिंद का और पथरी का ऑपरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। अथर्ववेद जो है इसमें बीमारियों और उनके उपचार का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है आपका। फिर हम देखते हैं यहाँ पे धातु विज्ञान। तो यहाँ जो ये एक चीज़ कह रहा है कि दूसरी सदी में ईसा जो सुश्रुत ने ईसा की दूसरी सदी में मोतियाबिंद और पथरी जैसे जटिल शल्य चिकित्सा का ज्ञान दुनिया को दिया। यानी मतलब कहने का यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले ही उन्होंने मोतियाबिंद और पथरी के ऑपरेशन की जो है चर्चा कर दी थी और इसका सफल ऑपरेशन भी किया था। तो इस प्रकार से ये इसका सही स्पष्टीकरण था। फिर आते हैं धातु और रसायन विज्ञान पर। तो सिंधु सभ्यता, यहाँ मधुचिष्ट विधि द्वारा, इसको बोलते हैं लॉस्ट बैक्स कास्टिंग, से मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। तो मधुचिष्ट विधि द्वारा मूर्तियाँ बनाते थे जो है सिंधु सभ्यता में। और जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की पराकाष्ठा है जिस पर सदियों के बाद भी जंग नहीं लगा है। तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसको देख के लगता है कि आज भी वो नया का नया है, उस पर जंग का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। भूगोल और नौवहन की बात करते हैं तो लोथल जो है हम इसको देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह बंदरगाह जो है प्राचीन भारतीय नौवहन और समुद्री बंदरगाह, समुद्री व्यापार की वैज्ञानिक समझ का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंत में हम आते हैं निष्कर्ष पर। तो हम देखते हैं निष्कर्ष में प्राचीन भारत में विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के पूरक थे। आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों की वैज्ञानिक परंपरा ने भारत को एक समय विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया था। आज की आधुनिक तकनीक के युग में भी यह विरासत उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें तार्किक सोच और नवाचार के लिए प्रेरित करती है। इन वैज्ञानिक पहलुओं के संरक्षण और अध्ययन भारत को पुनः एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परीक्षा हेतु मूल्यवर्धन की दृष्टि से हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो यहाँ बताएंगे तथ्यात्मक रूप से अरब विद्वान अल ख्वारिज़मी ने भारतीय अंक प्रणाली को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायता की थी। कला और विज्ञान का मेल, अजंता और अलोरा की गुफाओं के चित्र प्राकृतिक रंगों के वैज्ञानिक मिश्रण का अद्भुत उदाहरण है जो आज भी फीके नहीं पड़े हैं। तो इस प्रकार से ये था इसकी व्याख्या। तो हमने यहाँ पे 11 प्रश्न देखे और इसी में ही आपका पूरा ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।